Assalamualaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do Article 24 of Kanun Shahadat Order 1984. Important article है, plea of alibi से related है ये. Heading है when facts not otherwise relevant become relevant and the article states facts not otherwise relevant are relevant. अब इस लाइन में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसे फैक्ट्स, देखें हमें मालूम है कि आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 69 ऑफ QSO, इसमें वो फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि रेलेवेंट फैक्ट है, इनमें वो सिचुएशंस बताई गई हैं जिनमें कोई फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होगा. अब इस लाइन में ये कहा गया कि कोई एक ऐसा फैक्ट है जो कि आर्टिकल 18 टू 69 में जो सिचुएशंस बताई गई हैं उनमें फॉल नहीं कर रहा. इवन देन वो आर्टिकल 24 अंडर आर्टिकल 24 रेलेवेंट हो जाएगा. ये आर्टिकल उसको रेलेवेंट कर देगा, चाहे आर्टिकल 18 टू 69 की सिचुएशन में वो फॉल नहीं कर रहा. लेकिन आर्टिकल 24 में भी उसको रेलेवेंट करने के लिए फर्दर दो सिचुएशंस बताई गई हैं कि अगर वो इनमें फॉल करेगा तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा. नंबर 1, इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी वो फैक्ट किसी फैक्ट इन इशू से या किसी रेलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो, उसके ऑपोजिट हो, उसके रिपग्नेंट हो, ये प्ली ऑफ एलिबाई इसी जो पहली सिचुएशन है इसमें फॉल कर रही है. देखें अगर इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक पर्सन है ए, उस पर एलिगेशन है उसने बी का मर्डर किया है. कहाँ पे किया है? मुल्तान में किया है. कितने बजे किया है? दोपहर के 2 बजे किया है. अब जो ए है वो प्ली ये लेता है कि जी इस दिन को 2 बजे मैं मुल्तान में था नहीं, मैं तो लाहौर में था. अब फैक्ट इन इशू क्या है कि ए ने बी का मर्डर किया मुल्तान में 2 बजे. अब 2 बजे का वो कह रहा है कि जी मैं तो लाहौर में था. सो ये फैक्ट उसका लाहौर में होना इस फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट है, उसके ऑपोजिट है. अब ये कहीं पे और रेलेवेंट नहीं हो रहा. आर्टिकल 24 की इस फर्स्ट जो सिचुएशन है इसमें ये फॉल कर रहा है, इसलिए ये रेलेवेंट होगा. प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है टू बी समवेयर एल्स, किसी और जगह होना. तो ये आर्टिकल 24 की पहली सिचुएशन में प्ली ऑफ एलिबाई बताई गई है. अब दूसरी सिचुएशन क्या है? इफ़ बाई देमसेल्व्स, यानी वो फैक्ट जो आर्टिकल 18 टू 69 उन सिचुएशंस में फॉल नहीं कर रहा, वो खुद और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स या दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलकर दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, किसी फैक्ट इन इशू की या किसी रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल उसको मुमकिन बनाता है या नामुमकिन बनाता है. देखिए इसको अगर समझें दोबारा से कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि आर्टिकल 18 टू 69 फॉल नहीं कर रहा, वो आर्टिकल 24 में कब रेलेवेंट होगा? दूसरी सिचुएशन में, जब वो खुद ही बाई इटसेल्फ या दूसरे किसी फैक्ट्स के साथ मिलके किसी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को उसका होना, उसका एग्जिस्ट करना या उसका ना एग्जिस्ट करना, इसको या तो वो प्रोबेबल कर रहा हो या इम्प्रॉबेबल कर रहा हो, या तो उसको मुमकिन बना रहा हो कि हाँ जी ये फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसको नामुमकिन बना रहा हो कि ये फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो दो बातें आ गई. अब इसको फर्दर अगर एग्जांपल से समझें तो ज़्यादा आ जाएगी. फर्स्ट इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट पेशावर ऑन अ सर्टन डे. अब ए पे एलिगेशन है कि उसने पेशावर में कोई मर्डर हुआ है, उसने किया या नहीं किया. द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वॉज एट लाहौर. अब ए ने प्ली ये ले ली कि जी मर्डर तो पेशावर में हुआ पर उस दिन तो मैं लाहौर में था, इज़ रेलेवेंट. अब ये सिचुएशन देखें ना कि ये दो फैक्ट्स को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक फैक्ट इन इशू और एक रेलेवेंट फैक्ट. ये वाला फैक्ट कि वो फैक्ट इन इशू तो ये था कि पेशावर में मर्डर हुआ है, एलिगेशन ए पे है. ए का फैक्ट क्या वो दे रहा है कि जी मैं तो उस टाइम लाहौर में था, ये को एग्जिस्ट नहीं करेंगे. आगे क्या कहते हैं इस इलस्ट्रेशन में? द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, यानी डेफिनेटली उसकी काफ़ी दूर वो था
अब लाहौर और पेशावर के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस है, विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रॉबेबल दो नॉट इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड इट इज़ रेलिवेंट। यहाँ पे उसका पेशावर में होना, मर्डर हुआ था पेशावर में और उसका लाहौर में होना, उनके दरमियान काफ़ी डिस्टेंस है लाहौर और पेशावर के दरमियान। अब उसी टाइम पे ए अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है कि मैं तो जी उस वक़्त लाहौर में था। अब ये फैक्ट इन इशू का एग्जिस्ट करना, फैक्ट इन इशू क्या था कि ए ने मर्डर किया है, इसको, इसकी एग्जिस्टेंस को, इस फैक्ट के होने को हाईली इम्प्रॉबेबल कर रहा है। दो इम्पॉसिबल तो नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल के दौर में तो बंदा फ़्लाइट लेके भी आ सकता है, बट यहाँ पे उसको इम्पॉसिबल नहीं कर रहा, लेकिन इम्प्रॉबेबल कर रहा है कि हाँ जी ये फैक्ट इन इशू जो है कि ए ने मर्डर किया है पेशावर में, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको प्रूव नहीं कर रहा। नाउ द सेकंड इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज़ वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। अब ए पे फिर एलिगेशन है कि उसने कोई क्राइम किया है। द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाई ए, बी, सी और डी। और जो फैक्ट्स हैं ना वो ये बता रहे हैं कि या तो ये मर्डर ए ने किया है, बी ने किया है, सी ने किया है या डी ने किया है। फैक्ट्स जो इन्वेस्टिगेशन आ रही है, जो फैक्ट्स पता लग रहे हैं, उससे यही पता लगता है कि ए, बी, सी, डी में से ये जो 4 पर्सन है, इनमें से किसी एक ने ये मर्डर किया है। एवरी फैक्ट विच शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स। तो जितने भी फैक्ट्स हैं ना वो जो ये शो कर रहे हैं कि ये क्राइम किसी और ने नहीं किया, एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय ईदर बी, सी और डी इज़ रेलिवेंट। और जितने भी फैक्ट्स बाकी के हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो मर्डर है या ये जो क्राइम है, ये बी ने भी नहीं किया, सी ने भी नहीं किया, डी ने भी नहीं किया, ये सारे रेलिवेंट हो जाएंगे, ये सारे ए के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि ये अब ये जो दूसरी एग्जांपल है, ये सेकंड सिचुएशन है, उससे रिलेटेड है। द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय ए, बी, सी और डी। Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant. अब दो किस्म के फैक्ट्स आ रहे हैं। एक वो ये कह रहे हैं, मेन एलिगेशन ए पे है जी कि ए ने ये मर्डर किया। अब उसके साथ साथ जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें वो ये भी आ रहा है कि या ए ने किया, या बी ने किया, या सी ने किया, या डी ने किया। अब जो फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि ये इन चारों के अलावा किसी और ने ये मर्डर नहीं किया, या ये फैक्ट्स, कोई फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि ये मर्डर बी, सी और डी ने नहीं किया, ये सारे ही रेलेवेंट हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर बी ने कहा जी मैं तो उस टाइम ये मर्डर अगर पेशावर में हुआ मैं लाहौर में था, सी ने कहा कि जी मैं कराची में था, सारों ने डिफरेंट फैक्ट्स दे दिए जो कि इस फैक्ट एंड इशू को प्रोबेबल कर रहा है कि ए ने ही मर्डर किया है। तो ये था आर्टिकल 24। अगर इसको हम सम अप करें तो ये प्ली ऑफ एलिबाई से रिलेटेड है कि कोई भी फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट वो एट द सेम टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक बंदे का एक वक्त में दो जगह पे होना पॉसिबल नहीं है, और उनके दरमियान इतना डिस्टेंस भी होना चाहिए कि ये भी प्रोबेबल ना हो कि उसने आके करके चला गया हो। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दे दूँ। एक पर्सन पे अगर एक एलिगेशन है एक किसी पुलिस ऑफिसर पे कि उसने पुलिस स्टेशन में ब्राइब वगैरह लिया, रिश्वत वगैरह ली है, वो कहता है जी मैं तो उस वक्त दूसरी जगह पे था। अगर तो उस जगह जो वो प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है कि मैं दूसरी जगह पे था, वो सिर्फ 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के फासले पे है, तो यहाँ पे उसकी प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि वो उस 5-6 किलोमीटर का फासला कोई इतना ज़्यादा नहीं है, वो वहाँ पे आ सकता है और प्रोबेबल है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया हो। प्ली ऑफ एलिबाई में दो चीज़ें मेनली आ जाती हैं, एक तो आप किसी दूसरी जगह पे हो, प्लस जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि पॉसिबल ना हो आपके लिए कि आप आओ और वो काम करो और फिर वापस चले जाओ। तो ये था जी आर्टिकल 24। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।